वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। तुम सबको ये पता होगा कि प्राचीन काल में ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंजिया के नाम से भी जानते हैं। फिर कुछ फोर्सेस के कारण ये पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। लंबे समय तक सेम फोर्स लगने के कारण इन लैंड मासेस का फर्दर ब्रेकडाउन हो गया, और जो ये तुम देखते हो ना प्रेजेंट अर्थ का चेहरा, इसका जन्म हुआ। और अगर हम कहें कि अभी ये लैंड मासेस और भी ज़्यादा फर्दर ब्रेकडाउन हो सकते हैं, इंडिया भी इक्वेटर के पास है, वो पोल्स के पास भी जा सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। अर्थ के ऊपर 29% लैंड है और 71% वाटर। इन सब की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए चलो हम चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं। 1596 में अब्राहम ऑर्टिलियस ने सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी जताई कि समय की शुरुआत में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। इसके बाद एंटोनियो ने एक मैप ड्रॉ किया जिसमें उसने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका ऐसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक साथ दिखाया कि ये पहले जुड़े हुए थे। और इन सब के बाद आते हैं जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फर्ट वेगनार, जिन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने बताया कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा लैंड मास बनाते थे, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। और जो पेंजिया के आसपास ये वाटर था, इसे हम पेंथालसा ओशन के नाम से जानते थे। ड्यू टू सम फोर्सेस पेंजिया का बंटवारा हो जाता है। ऊपर वाले हिस्से को हम ल्यूरेशिया के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और फिर जब इनमें और फोर्स लगता है तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो तुम देख सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर। एल्फर्ट वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हुई और लोगों ने प्रूफ मांगने शुरू कर दिए कि भाई क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि पेंजिया नाम का कोई लैंडमास एग्जिस्ट करता था। वेगनार को पता था कि इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी और प्रूफ देने स्टार्ट किए। फर्स्ट प्रूफ, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने बताया कि जब हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे में फिट हो जाती है। वेगनार ने दूसरा प्रूफ दिया, रॉक्स अक्रॉस द ओशन। उन्होंने बताया कि जो रॉक्स साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन पर मिली है, उन रॉक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और एज बिल्कुल सेम है। थर्ड प्रूफ उन्होंने दिया, टिलेट, मतलब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये क्रस्ट है और यहाँ क्रस्ट के ऊपर ग्लेशियर है। ग्लेशियर और क्रस्ट के बीच में वाटर चलता रहता है। ये वाटर रॉक्स का इरोजन करता है और अपने साथ इन्हें स्लोप के एंड पर ले जाकर डिपॉजिट कर देता है। और ये जो रॉक्स डिपॉजिट होते हैं, इसको ही हम टिलेट कहते हैं। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर ये ग्लेशियर्स मिलते कहाँ पर हैं? ग्लेशियर्स तो कोल्ड रीजन में ही मिलते हैं ना, जैसे अंटार्कटिका। लेकिन तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये टिलेट डिपॉजिट इंडिया में भी मिली, जबकि इंडिया तो इक्वेटर के पास है, वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है। फिर ये टिलेट डिपॉजिट इंडिया में मिली कैसे? उन्होंने बताया इंडिया गोंडवाना लैंड को बिलोंग करता था और जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ पोल के बहुत पास था, इसलिए वहाँ पर ग्लेशियर्स जम जाते थे। उस समय इंडिया में भी काफ़ी सारे ग्लेशियर्स थे, जिससे वहाँ पर टिलेट डिपॉजिट हो गई और उसके बाद इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। और ये टिलेट डिपॉजिट अफ्रीका, मेडागास्कर जैसी और दूसरी जगहों पर भी मिलती है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बताया प्लेसर डिपॉजिट के बारे में। जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो लावा के साथ साथ उनके अंदर से गोल्ड भी निकलता है। घाना, जो कि अफ्रीका के अंदर है, उसके अंदर ऐसे भर भर के गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। लेकिन वहीं पर ब्राज़ील के साउथ अमेरिका में गोल्ड डिपॉजिट बहुत कम है। तो इस पर वैगनार ने कहा कि जब ब्राज़ील के साउथ अमेरिका में इरप्शन हुआ होगा तो उसका जो भी डिपॉजिट था वो जाकर अफ्रीका में जमा हो गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक दरार पड़ी और ये अलग हो गए। और इन्होंने अपना फाइनल 5th पॉइंट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। इन्होंने कहा कि जो मेसोसॉरस है वो एक स्मॉल रेप्टाइल है जो कि शैलो फ्रेश वाटर में रहता है।
और इस मेसोसॉरस के फॉसिल्स अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिले हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो रेप्टाइल तैर कर अफ्रीका पहुंच गया हो। और ऐसे ही हम इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका को मिलाकर लेमुरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन तीनों जगहों पर एक छोटे से प्राणी लेमूर के फॉसिल्स मिले हैं। और अगेन तुम सब ये देख सकते हो कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इन 5 रीजंस के बाद जो जनता थी वो सेटिस्फाई हो गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक बड़ा लैंड मास थे जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे, लेकिन अब तुम हमें उन फोर्सेस का नाम बताओ जिनके कारण ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। तो उन्होंने फर्स्ट फोर्स बताया पोल फ्लीइंग फोर्स, जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से जो हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट सर्कल ना होकर के स्फेरॉइड शेप की है। दूसरा फोर्स उन्होंने बताया टाइडल फोर्स, मतलब जब चांद और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो समुंदरों के अंदर टाइड नहीं आ जाती, वो वाला फोर्स। वैगनार ने कहा कि जब ये दोनों फोर्सेस कई सालों तक लगातार लगते रहे तो उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई। ये रीजन सुन के तो सबके तोते उड़ गए, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे। तो आखिर कौन था वह स्कॉलर जिसने आकर इस राज के पीछे से पर्दा हटाया, और आखिर क्या रीज़न हो सकता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।